अमीर परिवार में वापस न जाने की जिद में मैं एक पिता की तलाश करते हुए कातिल किलर से जा मिला। मेरी पिछली जिंदगी बहुत कष्टदायी रही थी। मेरे आसपास हर तरह की लड़कियां थीं, लेकिन जिंदगी में अकेले संघर्ष करने के बाद अब मुझे केवल साधारण और गुमनाम से लोग ही पसंद थे। चाय तुरंत खड़ा हुआ और थोड़ी दूरी पर खड़े उस अनजान व्यक्ति की तरफ भागा। मैंने बिना सोचे समझे उसके पैर कसकर पकड़ लिए और वो हैरान कर देने वाले शब्द कहे, अंकल, क्या आप मेरे पापा बनेंगे? हे मिंगफेई ने चेहरे पर कड़ा रुख लिए नीचे मेरी तरफ देखा। उसने मुझे अपनी पेंट पकड़े हुए देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा अचरज था। मैंने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी ओर देखा और बोला, मैं बहुत समझदार हूँ। भूख लगती है तो खा लेता हूँ, नींद आती है तो सो जाता हूँ और बीमार पड़ता हूँ तो दवाई ले लेता हूँ। क्या आप कृपया मुझे गोद लेंगे? ये कहने के बाद मैंने उसे झुककर प्रणाम किया। हे मिंगफेई पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। हे मिंगफेई बाहर जाकर किसी बच्चे को गोद ले आए। अपनी पत्नी की दिन रात की इस जिद को याद करते हुए हे मिंगफेई ने एक ठंडी सांस भरी। मैं तुम्हें गोद ले सकता हूँ जब तक तुम एक अच्छे बच्चे बनकर रहोगे। मैंने तुरंत अपनी 4 उंगलियां उठाईं और कसम खाई, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। मैंने कुछ फॉर्म हे मिंगफेई की तरफ बढ़ा दिए। मैंने फॉर्म पर उस नाम को घूरकर देखा जो उसने नीचे दस्तखत किया था, हे मिंगफेई। मैंने राहत की सांस ली। गोद लेने की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद वो मुझे अपने साथ ले गया। अंकल, मैंने अपनी पिछली जिंदगी को पीछे छोड़ देने का फैसला किया। अपनी पूरी ताकत लगाकर मैंने अपने छोटे छोटे कदमों से उसके पीछे दौड़ना शुरू किया और धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम चाई लांग है। हे मिंगफेई के कदम रुके और उसने सुधारते हुए कहा, तुम्हें मुझे पापा कहना चाहिए। मैंने तुरंत पुकारा, पापा। हे मिंगफेई का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। घर पहुंचा तो दरवाजे पर एक बेहद खूबसूरत और सुशील महिला मिली। जब उसने हे मिंगफेई की तरफ देखा तो उस महिला का चेहरा खुशी से खिल उठा। ओ डार्लिंग, तुम सच में एक बच्चे को ले आए। हे मिंगफेई अपनी आंखें खोलने के मूड में भी नहीं था। वो अभी कुछ बोलने ही वाला था कि लीशिया ने कुछ ऐसा कहा जो उसकी जुबान में ही अटक कर रह गया। मैंने तो ऐसे ही कहा था कि किसी बच्चे को उठा लाओ, इधर आओ, तुम्हें पता है। मैं हे मिंगफेई को गले लगा लिया। थैंक यू डार्लिंग। फिर वो सीधे मेरे पास आई। मैं 2 सेकंड के लिए वहीं सुन्न खड़ा रह गया। रुको, बच्चे का अपहरण? लीशिया ने मुझे बड़े प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। बेबी, तुम्हारा नाम क्या है? लीशिया के शरीर से एक हल्की सी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। कमरे का माहौल बहुत सुखद था और लिविंग रूम के कालीन पर बच्चों की किताबें पड़ी हुई थीं। ये किसी सपने जैसे आदर्श और रोमांटिक परिवार की तरह लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जिस पल मैं एक प्यारे परिवार की कल्पना कर रहा था, देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी। आंटी, मेरा नाम चाई लांग है। लीशिया ने मुझे बहुत कसकर गले लगाया और ऐलान किया कि अब से वही मेरी माँ है। लीशिया के उस दीवानेपन को देखकर मैंने पाया कि हे मिंगफेई पहले से ही सोफे पर ढह चुका था। वो किसी ऐसे मजदूर की तरह लग रहा था जिसका शरीर पूरी तरह से निचोड़ लिया गया हो। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में कई मोटे चौड़े कंधों वाले और चालाक लोगों को देखा था। पापा, आप कितने शानदार हैं। इस तरह का हानि रहित आदमी जो किसी कठपुतली की तरह दिखता हो, वही सुरक्षा का एहसास था जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। मेरी आंखें उसके प्रति आदर से भरी थीं। इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया ने हे मिंगफेई के दिमाग का फ्यूज 1 सेकंड के लिए उड़ा दिया। हे मिंगफेई ने मन ही मन शिकायत की कि मेरा दिमाग थोड़ा कमजोर है। वो इतना थका हुआ था कि सांस भी सही से नहीं ले पा रहा था। यूं पर हल्की आहट सुनाई दी। मेरी ही उम्र की एक लड़की भूत की तरह सीढ़ियों से नीचे आई। बाई निंगबिंग की खाली आंखों में जैसे कोई आत्मा ही ना हो। उसने मुझे घूर कर देखा, मानो वो मुझ पर गुस्सा हो रही हो, लेकिन असल में वो किसी अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। लीशिया तुरंत खड़ी हुई और अपने पेटेंट मुस्कान के साथ बोली, तारांकन, ये तुम्हारा छोटा भाई है चाई लांग। आज से हम एक प्यारा परिवार हैं। लीशिया बाई निंगबिंग को सीढ़ियों से नीचे खींचकर मेरे सामने ले आई। इस लड़की को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो किसी सफेद भूत जैसी लग रही। लीशिया ने हम दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, तारांकन, परिवार को हमेशा एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। तुम अपने छोटे भाई की रक्षा अपनी जान देकर करोगी ना शाओबिंग? जब लीशिया ने दबाव डालते हुए ये कहा तो बाई निंगबिंग की आंखें मेरी तरफ घूमी। ठीक है माँ, मैं अपने छोटे भाई की पूरी रक्षा करूंगी। बाई निंगबिंग ने 2 सेकंड खांसने के बाद धीरे से सिर हिलाया। लीशिया ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि बाई निंगबिंग ही सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बच्ची थी। अब उसकी सहमति मिलने के बाद उसे डर नहीं था कि मैं कहीं मुसीबत में पड़ूंगा। हम दोनों के सिर सहलाए। वो जोर से हंसी। शाओबिंग, अपने छोटे भाई को घुमाने ले जाओ। ये कहकर लीशिया तुरंत मुड़ी और किचन में चली गई ताकि हमारे लिए खाना बना सके। बाई निंगबिंग का चेहरा अब भी वैसा ही शांत था। जब वो मेरे पास आई तो उसने घर के राज खोलना शुरू किए। मैं तुम्हारी चौथी बहन हूँ। बड़ी बहन एक डॉक्टर है जो दिन रात काम करती है और कभी घर नहीं आती। मैं एक अच्छे बच्चे की तरह उसके सामने बैठा रहा। मैंने उसकी बातें सुनी। अनाथालय से निकला हुआ एक चतुर बच्चा होने के नाते मुझे पता था कि आम लोगों के लिए पैसा कमाना कितना कठिन होता है। बाई निंगबिंग ने अपनी बात जारी रखी। तारांकन, दूसरी बहन एक न्यायप्रिय पुलिस अधिकारी है। तीसरी बहन सालों से अस्पताल में भर्ती एक मरीज है। अब ये टूटा फूटा घर हम दोनों के एक दूसरे पर निर्भर रहने के लिए ही बचा है। मेरे दिमाग ने इसे अपने हिसाब से समझा। बड़ी बहन पढ़ाई के बाद शायद गुजर गई, दूसरी बहन जेल में है, तीसरी बहन पूरी तरह से पागल है। लेकिन जब ये बातें मेरे कानों तक पहुंची तो मेरी पुरानी सोच ने इन पर एक सौम्य और दयालु पर्दा डाल दिया। एक सफेद कपड़ों वाली परी जैसी बहन और एक न्यायप्रिय पुलिस वाली बहन, दुनिया का कितना सुंदर और प्यार भरा परिवार। मैं नहा धोकर साफ सुथरा होकर बिस्तर पर सोने चला गया। बिस्तर के एक तरफ लीशिया ने मेरी गालों को अपनी उंगली से छुआ। क्या तुम आज रात अपनी माँ के साथ सोना चाहते हो? शाओबिंग को पहले भूतों से डर लगता था और वो मेरे साथ सोती थी। तुम्हें शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसे डर था कि मैं नए माहौल में ढल नहीं पाऊंगा। उसने कहा, मैं पूरी रात तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये सुनकर मेरी ठुड्डी में दर्द होने लगा। क्या? बाई निंगबिंग जैसी गंभीर लड़की भूतों से डरती थी? मुझे हंसी आ गई। मैंने अपना सिर ना में हिलाया। तारांकन, नहीं माँ, मैं एक असली मर्द हूँ। अकेले सोना ठीक है, मुझे किसी भूत से डर नहीं लगता। लीशिया ने प्यार से कहा। तारांकन, ठीक है ठीक है, गुड नाइट छोटे भेड़िया, लिटिल वुल्फ। उसने बत्ती बुझा दी। मैं चौंक गया और हाथ हिलाया। गुड नाइट माँ। दरवाजा बंद हो गया और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैं दरवाजे के नीचे की दरार से आ रही हल्की रोशनी को घूरता रहा। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। मैं अपने पैर के पंजों से महसूस कर सकता था, ये घर भूतों से भरा हुआ है। मैं बचपन से ही बहुत चालाक रहा हूँ, चाहे वो गंध हो, स्वाद हो, आवाज हो या चाल ढाल। अपनी उम्र के बच्चों में मैं हमेशा सबसे आगे रहा हूँ। मैंने अपना चेहरा मुलायम कंबल में छुपाया, लेकिन मुझे सच में ये गर्माहट पसंद थी। वैसे भी मैं अंदर से एक समझदार इंसान हूँ। भले ही इस घर में भूत क्यों न हो, मैं एक बहादुर बनने का नाटक करूंगा।
सोफे पर लेटे हे मिंगफेई और फर्श पर लकड़ी के खिलौनों से खेल रही बाई निंगबिंग को देखकर ली शिया ने जोर से ताली बजाई और इन दोनों अजीब इंसानों को गंभीर होने पर मजबूर किया। ली शिया सोफे पर बैठ गई, उसने अपने पैर पर पैर चढ़ाया और बोली, अब सुनो, सीधे मुद्दे पर आते हैं। हे मिंगफेई जोर से हंसा, तारांकन डार्लिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक बच्चे के आने से हमारी जिंदगी प्रभावित हो सकती है? हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। ली शिया ने गंभीर होकर पूछा, तारांकन क्यों नहीं? क्या तुमने नहीं देखा कि इस भूतिया घर में एक सामान्य इंसान आ गया है? बाई निंगबिंग ने हाथ की लकड़ी फेंक दी और पूछा, माँ आप क्या करना चाहती हैं? ली शिया बेहद गंभीर थी, तारांकन सुनो, अगर तुम मर भी जाओ तब भी उस सीधे साधे बच्चे को हमारी असलियत की भनक नहीं लगनी चाहिए। अगर उस छोटे बच्चे को हमारा असली चेहरा पता चल गया तो वो डर के मारे वहीं ढेर हो जाएगा। ली शिया ने हे मिंगफेई की गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, तारांकन अपनी आवाज धीमी रखो। डार्लिंग, क्या तुम नहीं चाहते कि हमारा बेटा स्कूल में शान से रहे? क्या तुम चाहोगे कि वो कहे कि उसकी माँ एक अंतर्राष्ट्रीय कातिल किलर है और उसके बाप का चेहरा वांटेड लिस्ट में टंगा है? हे मिंगफेई ने अपनी पत्नी की चेतावनी देखी और लापरवाही से एक स्ट्रॉबेरी उठाई। ली शिया बोलती रही, तुम नहीं चाहोगे कि हमारा बच्चा रोज निबंध लिखे और कहे कि उसकी माँ एक अंतर्राष्ट्रीय वांटेड अपराधी है। हे मिंगफेई ने आखिरकार एक ठंडी सांस ली और पूरी तरह से हथियार डाल दिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक साधारण भविष्य का सपना। अगली सुबह ली शिया मेरे कमरे के बाहर बहुत उत्साहित होकर खड़ी थी। शाओलॉन्ग देखो, माँ तुम्हारे लिए एक बहुत ही शानदार नया सूट लाई है। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो मुझे एक पुतले की तरह सजाना चाहती थी। मैंने मना नहीं किया और एक अच्छे बच्चे की तरह कपड़े पहन लिए। जब माँ मुझे तैयार करके नीचे ले आई तो बाई निंगबिंग चुपचाप रूबिक्स क्यूब खेल रही थी और पापा किताब से चेहरा ढककर सो रहे थे। आहट सुनकर बाई निंगबिंग ने ऊपर देखा। अपने नए भाई को देखना उसे अच्छा लगा, लेकिन उसने भौहें सिकोड़ी। 6 साल की बाई निंगबिंग खड़ी हुई और उसने अपना रूबिक्स क्यूब मुझे दे दिया। ये लो, उसने सिर्फ 2 शब्द कहे। मैंने 6 साल से रूबिक्स क्यूब नहीं खेला था। मुझे इसे हल करने में 5 मिनट लग गए। बाई निंगबिंग ने यह देखकर निष्कर्ष निकाला और मुझे एक दया भरी नजर से देखा, मानो कह रही हो, मेरा भाई सच में बेवकूफ है। मैंने सिर उठाकर पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बाई निंगबिंग बोली, तुम बेवकूफ हो। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैंने उदाहरण देने की कोशिश की, तारांकन, अनाथालय के सभी अंकल आंटी मेरी तारीफ करते थे, यहां तक कि मेरी पिछली बाई निंगबिंग की उंगलियां क्यूब पर तेजी से चलने लगी। उसकी गति एक सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा तेज थी। 0.39 सेकंड, 1 मिनट से भी कम। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ठीक है, मैं ही बेवकूफ हूं। ने अपनी किताब हटाई। हमें बात करते देखकर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। वो सोफे पर बहुत कमजोर और दुबला पतला दिख रहा था। उसने हाथ में एक किताब पकड़ रखी थी जो किसी आधिकारिक विषय पर लग रही थी, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो किताब के कवर पर लिखा था, राजकुमारी के जन्म के बाद देखभाल, आफ्टर द बर्थ ऑफ अ प्रिंसेस। मैं थोड़ा हैरान हुआ, चढ़ गया। हे मिंगफेई ने वो किताब मेरे सिर पर रख दी। मैंने अपना सिर हिलाकर किताब नीचे गिरा दी और उसका चश्मा उतार लिया। हे मिंगफेई ने हड़बड़ी में अपना चश्मा वापस पकड़ा। बिना चश्मे के उसकी काली आंखों में कोई भावनाएं नहीं थीं। एक पल के लिए मुझे लगा कि सामने वाला इंसान बेहद खतरनाक है। मुझे एक अनहोनी की आशंका हुई। हे मिंगफेई को छींक आई और माहौल का तनाव खत्म हो गया। मैंने नीचे गिरी किताब की तरफ इशारा करते हुए उत्सुकता से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? हे मिंगफेई ने बड़ी संजीदगी से झूठ बोला, पापा हमारे भविष्य के सुखी जीवन के लिए काम सीख रहे हैं। मैंने किताब पर बनी राजकुमारी की तस्वीर की तरफ इशारा किया। ये क्या है? हे मिंगफेई ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम नर्स बनकर राजकुमारी की देखभाल करना सीखना चाहते हो? तभी ली शिया ने आकर बात संभाली, तारांकन, पापा का काम सुअर पालना, पिग फार्म है। हमारे पास एक बहुत बड़ा सुअर फार्म है, सुअरों की देखभाल। लेकिन हे मिंगफेई का शरीर अचानक हिला जब मैं खुशी से उसके गले लग गया। मेरी आवाज साफ और उत्साहित थी, तारांकन, बहुत बढ़िया पापा, मैं आपके काम का समर्थन करता हूं। मैं भी भविष्य में ये काम सीखूंगा। एक सुरक्षित और साधारण नौकरी की बात सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने अपने हाथ हवा में लहराते हुए जोर से ऐलान किया, तारांकन, मैं भविष्य में सूअर से एक फल काटने वाला चाकू उड़ता हुआ आया और हे मिंगफेई की मेज पर रखे सेब में जा धंसा। सेब के 2 टुकड़े हो गए। ली शिया ने किचन से बाहर झांका। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, डार्लिंग, तुम क्या बातें कर रहे हो? हे मिंगफेई ने किचन से मेज की दूरी देखी और फिर उस सेब को देखा जो बिल्कुल सटीक कटा था। उसने अपनी सीटी बजाई, शानदार। लेकिन ली शिया का गुस्से वाला चेहरा देखकर उसने तुरंत अपनी तारीफ वापस ले ली, फैला ली। शाओलॉन्ग, तुम पापा से किस बारे में इतनी खुशी से बात कर रहे थे? मैं ली शिया की बाहों में झपट पड़ा। माँ, मैं बड़ा होकर पापा के साथ सुअर पालना चाहता हूँ। ली शिया ने हे मिंगफेई को एक खौफनाक नजर से देखा, फिर मुझसे प्यार से पूछा, क्यों बेटा? मैंने अपना सिर ली शिया की गर्दन में छुपा लिया। मैंने वजह नहीं बताई। अनाथालय में मैंने यही सीखा था कि जिंदगी जितनी साधारण और गुमनाम रहे उतनी ही सुरक्षित होती है। इसके अलावा सुअर पालन सच में एक सुरक्षित बिजनेस है। जब मैं अपनी पुरानी यादों में खोया था, ली शिया हे मिंगफेई को खींचकर किचन में ले गई। किचन का दरवाजा तुरंत बंद हो गया। ली शिया के चेहरे से मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने हाथ में चाकू लिया और उसे सीधे हे मिंगफेई की गर्दन पर रख दिया। अगर तुमने भविष्य में शाओलॉन्ग से फिर कोई ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। हे मिंगफेई शांत खड़ा रहा और सोचने लगा कि मेरा दिमाग इतना सीधा कैसे है। शाओलॉन्ग का दिमाग एक आम बच्चे जैसा मासूम है। भले ही वो बहुत चालाक न हो, लेकिन वो हमारी इन शांत और ठंडी बेटियों से तो बहुत ज्यादा मजेदार है। ली शिया ने चाकू नीचे रखा और ठंडी सांस ली। वो सोचने लगी कि मुझे हे मिंगफेई के असर से कैसे बचाया जाए। अचानक ली शिया के दिमाग में एक विचार आया, तारांकन, शाओलॉन्ग अब किंडरगार्टन जाने की उम्र का हो गया है। मुझे लगता है कि केवल स्कूल ही उसे सही संस्कार दे सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है पतिदेव? ली शिया जानती थी कि उनके घर का माहौल एक सामान्य बच्चे के सही विकास के लिए ठीक नहीं था। हे मिंगफेई ने धीरे से कहा, तारांकन, क्या ऐसा है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्कूल उसे कोई काम की चीज सिखा पाएगा। कम से कम तुम्हारे साथ सुअरों की देखभाल सीखने से तो बहुत ज्यादा भरोसेमंद होगा। ली शिया का मूड अब थोड़ा बेहतर था। उसने हे मिंगफेई को आदेश दिया कि वो शाओलॉन्ग के लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढे। हे मिंगफेई ने अपनी पत्नी का गंभीर चेहरा देखा और समझ गया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो फिर यिली इंटरनेशनल किंडरगार्टन कैसा रहेगा? उसकी साख बहुत अच्छी है और माहौल भी सुरक्षित है। बड़े बड़े रईसों के बच्चे वहीं पढ़ते हैं। हे मिंगफेई ने कहा, मैं आज ही उनके प्रिंसिपल से बात करने जाता हूँ। सब ठीक रहा तो वो कल से स्कूल जा सकता है।
ली शिया ने आगे जोड़ा, तारांकन, हमें शाओबिंग को भी उसके साथ स्कूल भेजना होगा, वरना शाओलॉन्ग का स्वभाव इतना सीधा है, अगर बाहर उसे किसी ने परेशान किया तो शाओबिंग साथ रहेगी तो उसकी रक्षा करेगी। रात के खाने के समय पूरा परिवार एक साथ बैठा। ली शिया ने धीरे से अपनी चम्मच रखी, मेज पर हाथ बांधे और हम दोनों की तरफ देखकर अपनी सबसे नरम आवाज में एक बड़ा धमाका किया। सुनो बच्चों, लगता है अब तुम दोनों की किंडरगार्टन जाने की उम्र हो गई है।